क्या आपको भी लगता है ऐसा ही कि पिछले 2-3 दिनों, ये सप्ताह, अब चूंकि अगले सप्ताह है, आज फ्राइडे और आज अब सोमवार तक के लिए संसद की कार्रवाई स्थगित हो गई, सोमवार 11 बजे तक के लिए। लेकिन ये सप्ताह आपकी नज़र से कैसा बीता, अगर ये पूछा जाए, कौन भारी रहा किस पे? धन्यवाद राजीव जी। कल लोकसभा अध्यक्ष के उस वक्तव्य को सुनने के बाद मुझे ये लगने लगा कि अगर यह सरकार उस समय रही होती जिसमें तेलंगाना राज्य बनाने का विधेयक पास हो रहा था लोकसभा से, क्या दृश्य था उस समय और प्रधानमंत्री जी क्या करते। एक ऐसी स्थिति, उसमें यह तक आरोप लगे थे कि रेड चिली स्प्रे तक का उपयोग किया गया। क्या क्या नहीं हुआ। अजीब गहमा-गहमी की स्थिति थी। उससे भयावह, उससे बदतर स्थिति तो आज अभी नहीं दिखाई पड़ी कभी। एक तरफ जो प्रधानमंत्री जी पूरे देश को आश्वस्त करते नजर आ रहे थे सत्ता में आने के बाद से कि उनके आने के बाद देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, उनके आने के बाद देश में आत्मगौरव का बोध बढ़ा है, उनके सत्ता में आने के बाद पूरी दुनिया में देश का डंका बज रहा है। वह प्रधानमंत्री अपने सत्ता में 10 साल के रहने के बाद अपनी ही संसद में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और एक चीज तो तय हो गई कि ये जो 33% आरक्षण देने की बात, महिला अभिनंदन बिल जो पास हुआ था, वो तो लागू होने वाला नहीं है। अगर महिला सांसदों से इतना भय है, वो भी तब जब उनकी संख्या भी कुछ नहीं है। वो जब 33% आ जाएंगे तो क्या होगा? तब तो शायद संसद में दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अब आने वाले दिनों में जो बात कही जा रही थी कि वो बिल पास हो जाए, बिल पास तो हो ही गया है, वो लागू हो जाएगा, इसकी संभावना दिखाई नहीं पड़ती। जो सरकार, जिस सरकार के मुखिया, जो प्रधानमंत्री महिला सांसदों से इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, वो संख्या क्यों बढ़ाने जाएंगे? और बार बार बात बात पर, शिकायतों पर, आलोचनाओं पर वर्ग विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष की आलोचना का मुद्दा उठाने वाले या अपमान का मुद्दा उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी, क्या जब महिला सांसदों के ऊपर आरोप लगा रही है, उसमें तो प्रणीति शिंदे भी उपस्थित थी, तो यह अनुसूचित जाति की महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी नहीं है। आप उनको हमलावर बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप कुछ ऐसा अप्रत्याशित हो जाता जो बहुत ही खतरनाक होता और लोकसभा की संसदीय परंपरा के खिलाफ हो जाता। किसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं? जो महिलाएं वहां मौजूद थी, उन महिलाओं में आप तभी वक्त हो गया ना कि आप पूरे अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अपमानजनक बात कर रहे हैं। ये बात नहीं बनती है क्या? बीजेपी को ये नहीं ख्याल आ रहा है? जो पूरा का पूरा हफ्ता बीता जिसकी बात आप कर रहे हैं, मुझे मानना है कि सरकार बैकफुट पर थी। इससे बात नहीं दूर हो सकती है कि वह किताब छपी कि नहीं छपी। सवाल यह है कि किताब लिखी गई कि नहीं लिखी गई। लेखक कहता है कि नहीं कहता है कि हमने किताब लिखी है। छपना न छपना यह महत्वपूर्ण नहीं है, उसका लोकार्पण होना न होना यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल यह है कि तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष ने वह किताब लिखी है या नहीं लिखी है। उन्होंने तो कभी मना नहीं किया। उन्होंने तो साफ साफ कहा कि मेरा काम लिखना था, मैंने लिखा। अब बाकी काम पब्लिशर का क्या है? पब्लिशर जो चाहे सो करे, जिससे पूछना हो, जांचना हो, जो करना हो करे, लेकिन मैंने किताब लिखी है। और किताब में क्या लिखा गया है वो बाकायदे कोई मैगजीन ने छाप दिया। इस देश के एक प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी ने उसका समीक्षा रिलीज कर दी। तो किताब तो अस्तित्व में है, लिखा तो गया ही है। जो बात लिखी गई, उस बात को लेकर के विपक्ष नेता ने जो सवाल पैदा किया, स्वाभाविक सी बात है कि वो गंभीर विषय है। अगर देश की सीमा पर वो लगातार चीनी टैंक बढ़ते चले आ रहे हैं, वो रुके नहीं थे, वो विश्राम नहीं कर रहे थे, वो लगातार बढ़ते चले आ रहे थे। और जिन लोगों के नाम है, थल सेना अध्यक्ष, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बिपिन रावत साहब, इनके बीच कोई, जब आपस से बात करते हैं तो बीच में कोई नहीं होता। इनका तरीका यह नहीं है कि आप किसी का फोन मिलाएंगे, फिर कोई फोन उठाएगा, फिर वो अपना एक्सटेंशन देगा, फिर वो पूछेगा। यह सिलसिला नहीं होता। इनके पास रेक्स की व्यवस्था होती है।
जो सीधे वही फोन उठाते हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। और इतने लगातार संपर्क के बाद अगर आप कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो किस तरह का संकेत है ये? स्वाभाविक सी बात है कि जो व्यक्ति थल सेना के अध्यक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, वह व्यक्ति लोकसभा में उठाए गए विपक्ष के सवालों को कैसे जवाब दे सकते हैं? दोनों चीजें तो बराबर आपको दिखाई पड़नी चाहिए। वह भी कठिन स्थिति थी। एक मजबूत निर्णायक, एक मजबूत आत्मबल का व्यक्ति निर्णय ले सकता था कि हम क्या करेंगे, हमें किस सीमा तक जाना चाहिए, हमको हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं और पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। थल सेना अध्यक्ष को इस बात का बोध नहीं होना चाहिए कि वो अकेले हैं, जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि अगर राजनीतिक नेतृत्व अपने थल सेना अध्यक्ष को यह एहसास करावे कि वो अकेले हैं, थल सेना अध्यक्ष को यह एहसास होने लगे कि उसके हाथ पर एक गर्म आलू रख दिया गया, जिसको न फेंक सकता है, न खा सकता है, न कुछ कर सकता है, क्या स्थिति बनेगी? अब जब इस तरह से विपक्ष ने घेर लिया, स्वाभाविक से पूरा हफ्ता विपक्ष के नाम रहा। आप सदन की कार्रवाई न चलने दें, आप यह कहते रहें कि विपक्ष के नेता ऐसी चीज का उल्लेख कर रहे हैं जो अस्तित्व में ही नहीं है। कौन स्वीकार करेगा इसको? आप राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने के लिए उपस्थित ना हो, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्षी दलों के नेता अपनी बात न रखें, इससे गंभीर आलोचना सरकार की क्या हो सकती है? और यह बात स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नजर आते हैं, जो अगर आप 1.5 घंटे का भाषण आप सुन लीजिए जो उन्होंने राज्यसभा में दिया। किस बात के लिए आप प्रधानमंत्री आते हैं जवाब देने? कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो बात विपक्ष के नेताओं ने उठाई है या समाज के किसी कोने से उठी है, उसका जवाब दें। उनको आश्वस्त करें कि राष्ट्रपति ने जो बातें कही हैं वो तर्कसंगत हैं, या जो विपक्ष या सिविल सोसाइटी या विद्वान लोग कह रहे हैं उसके अनुसार उसमें संशोधन होगा। प्रधानमंत्री जी या तो 1947 की बात करते हैं या 2047 की बात करते हैं, बीच में तो कोई सत्र आता ही नहीं है। वो जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, फिर वो इंदिरा गांधी की बात करने लगेंगे, फिर अपने कब्र की बात करने लगेंगे। आज जो देश के सामने है उसकी बात वो नहीं करेंगे। तो जो सवाल विपक्ष ने उठाया और अगर प्रधानमंत्री के पास उन चीजों का जवाब नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष एकदम आगे है। अगर आप क्रिकेट के शब्दावली में कहा जाए कि गेंदबाज के जो गेंद फेंकी जा रही है उसको आप खेल नहीं पा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप बैकफुट पे हैं और आप किसी भी समय आउट हो सकते हैं। आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि बाल किधर जा रही है। आप सवाल इस विपक्ष ने तो इस सरकार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल पैदा किया, इस बात पर सवाल पैदा किया है कि यह सरकार देश की सुरक्षा के प्रति कितनी गंभीर है। राजनीतिक नेतृत्व गंभीर स्थितियों में निर्णय लेने में कितना सक्षम है, कितना सक्षम नहीं है, और इस किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। आज देश में सबसे बड़ी चर्चा हो रही है कि जो आप डील कर रहे हैं अमेरिका के साथ, वो डील भारतीय किसानों के हक में है कि नहीं है। 2%, 3% आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जो लोग व्यापार करते हैं, जो लोग आयात निर्यात पर निगाह रखते हैं, इस देश का आम आदमी भी जानता है कि इस देश के साथ जो व्यापार था अमेरिका का, उसमें 2%, 3%, 2.5% की टैरिफ लगती थी। जो भारत से सामान जाता था अमेरिका में, उसको 18% स्वीकार करके आप कह रहे हैं कि बड़ा भारी आपने जग जीत लिया। आप अपना सिरा ठोक रहे हैं आप, और वो भी कितना खोखला है कि उस बारे में स्पष्ट तरीके से कोई बात करने की स्थिति में आप नहीं है कि उस डील में हुआ क्या है। जितनी बातें अमेरिकी प्रशासन ने कर दी, जितनी बातें अमेरिकी राष्ट्रपति ने की, उसका शतांश भी भारत की सरकार ने नहीं कहा। क्या पीयूष गोयल साहब ने कोई बात बताई कि उस डील का विवरण क्या है, कौन सी चीजें हम लेंगे, कौन सी चीजें हम भेजेंगे, किस चीज पर कितना टैरिफ होगा। 2%, 3% को 18% पर स्वीकार कर लेना और आप उसको अपने पक्ष में बता रहे हैं। जिस एग्रीकल्चर सेक्टर को और जिस डेयरी सेक्टर को भारत ने कभी नहीं खोला अपने किसानों के हक में या दुग्ध उत्पादकों के हक में, कभी नहीं स्वीकार किया। आप कह रहे हैं कि उसमें कुछ उसके ऊपर कोई चीज, आप बयान पढ़िए। मुझे तो लगता है कि कृषि मंत्री जी का, शिवराज सिंह चौहान साहब का बयान है वो, कि कोई बड़ी चीज अचानक नहीं आ जाएगी। यह शब्दावली में नहीं समझता कि कहां से आई हुई है। अचानक नहीं आएगी तो धीरे धीरे आएगी।
छोटे रूप में आएगी फिर बड़ा रूप आकार ले लेगी। सीधा सीधा आप क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि कोई चीज नहीं होगी, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो भारतीय किसानों के या भारतीय कृषि जगत के खिलाफ जाती हो। वहां का कृषि मंत्री कह रहा है कि भारत से इतना रुपया आएगा कि अमेरिकी किसान माला माल हो जाएंगे, और भारतीय कृषि मंत्री कह रहा है कि कोई बड़ी चीज अचानक नहीं हो जाएगी। ये कौन सी शब्दावली? मैं तो अपने इतने वर्षों के पत्रकारिता के जीवन में यह भाषा मैंने नहीं सुनी कभी। बड़ी चीज अचानक नहीं हो जाए। मैं उसको 3 बार पढ़ा पीआईबी को, प्रेस रिलीज को। इसमें कहना क्या चाहते हैं आप? लोगों के सामने सवाल है कि कृषि सेक्टर आप खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। लोगों के सामने सवाल है कि भारतीय किसानों का हित सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। लोगों के सामने सवाल है कि एमएसएमई सेक्टर के सामने कोई चुनौती खड़ी होगी कि नहीं होगी। आप कर रहे हैं कोई भी चीज, कोई भी बड़ी चीज अचानक नहीं हो जाएगी। यानी कि आप आगाह कर रहे हैं कि तैयार रहिए, धीरे धीरे ही होगी और बड़ी चीज होगी और आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और बड़ी चीज क्या होगी कि आप एकदम भारतीय किसानों की रीढ़ तोड़ देंगे। तो आप अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील पे बात करना चाहता है देश, आप उससे बारे 1.5 घंटे के बारे भाषण में आपने एक बार भी सुना उसको? सबकी बात क्या, इनकी कोई पार्टी शराब में डूब गई, कोई तमिलनाडु के डीएमके के साथ क्या हो गया, भारतीय गांधी परिवार ने गांधी जी का सरनेम चुरा लिया, सब बात हो गई है वो। लेकिन वह बात नहीं कि जो मन में जो उचित समझो वो करो। यह बात कही गई कि नहीं कही गई, बात इस पे आ गई है। आपसे देश जानना चाहता है कि आपने जो ट्रेड डील किया वो किसानों के हित में है या नहीं है। इस पे आप बात नहीं करेंगे। 1947 की बात करेंगे या 2047 की बात करेंगे, बात केवल। और अगर आप इस तरह से लोगों के सवालों का जवाब नहीं देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप में आत्मविश्वास नहीं, आप सवालों से घिरे हुए हैं। और जो विपक्ष सवाल उठा रहा है निश्चित रूप से वह जनता के बीच में उसका बड़ा संदेश है। जी 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 बिल्कुल, एक बड़ा संदेश है। और अब आगे अगले